चलिए बच्चों, अब हम लोग जो इसके आगे देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी जाति और क्षेत्र का क्या संबंध होता है। मैंने कहा था बच्चों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने सबसे पहले जो है एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्षेत्र पे अध्ययन किया था और अफ्रीका के जंगलों पे एक्चुअली उन्होंने जो है अमेरिका, साउथ अमेरिका के जंगलों पे उन्होंने अध्ययन किया था और अध्ययन करने के पश्चात जो है एक संबंध निकाला। संबंध क्या था? संबंध था बच्चों, जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र का एक जाति की प्रचुरता पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो जाति प्रचुरता क्या होती है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जाति प्रचुरता का मतलब होता है भिन्न प्रकार की जातियों की उपस्थिति और प्रत्येक जाति का एक सही मात्रा में उसकी पॉपुलेशन का होना। यानी कि इक्का दुक्का कहीं मिल गई तो आपने कहा भिन्न जातियां हैं। भाई जो जाति अगर भिन्न प्रकार की मिल रही है तो बच्चों भिन्न प्रकार की जातियों का मिलने का मतलब है उसकी सही पॉपुलेशन, मतलब एक अच्छी पॉपुलेशन का भी होना है। इसे हम कहते हैं जाति प्रचुरता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको एग्जांपल मिलेगा। इसे मैंने सारी चीजें एक तरह से पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर करने की कोशिश करी है और आपको ये भी पता चल जाए कि इसमें क्या चीज पढ़ना है और क्या हटाना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इतनी ज्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन है कि आप उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो बच्चों मैं जितना यहाँ बता रही हूं उसको आप इतना कर लेंगे, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। राइट, चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट उन्होंने ये बताया था, उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल पे अध्ययन किया तो उन्होंने देखा भाई जैसे जैसे वो एरिया बढ़ाते जा रहे हैं यार जाति प्रचुरता बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने देखा और ज्यादा एरिया इंक्रीज कर दिया और ज्यादा जो है क्या कहते हैं जाति प्रचुरता बढ़ रही है। लेकिन कब तक? एक समय तो ऐसा आएगा कि जब ये स्थिर हो जाएगी जाति प्रचुरता। तो भगवान ने यार कितने भिन्न प्रकार के जीव बनाए, उन्होंने ऑलरेडी तो बना रखा है, कितने भिन्न प्रकार के जीव संभव है। तो आपको अभी मैं कुछ उदाहरण भी बताऊंगी। आपने जो है चीटा पढ़ रखा है, ओके, आपने जो है क्या कहते हैं बोल के भेड़िया पढ़ रखा है, इन दोनों का मिक्स फॉर्म भी है। आप देखा दोनों तरह के भी लक्षण दिख रहे हैं एक जाति में, तो ऐसा भी मिल जाएगा। इससे कितनी भिन्न प्रकार की जातियां हो सकती है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। इसका मतलब यह है कि ठीक है कि बहुत ज्यादा एरिया बढ़ाते चले जाओगे जाति विविधता प्रचुरता बढ़ती जाएगी और ज्यादा एरिया बढ़ाओगे जाति प्रचुरता बढ़ेगी, ठीक, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद वो स्थायी हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों हम लोगों को यही चीज देखना है कि जब यहाँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने साउथ अमेरिका के जंगल पे अध्ययन किया तो उन्होंने देखा क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते जो है साथ में जाति प्रचुरता भी बढ़ रही है और इसी का इन्होंने ग्राफ दे दिया। ग्राफ किसके बीच में दिया? ये क्षेत्र है, एरिया है, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर इन्होंने जाति प्रचुरता दे दी। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर करते जाओगे वैसे वैसे जाति विविधता या जाति जो प्रचुरता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो इन्होंने जैसे मान लो क्षेत्र इतना लिया था, जाति प्रचुरता यहाँ क्षेत्र और बढ़ा दिया, जाति प्रचुरता और बढ़ गई, धीरे धीरे करते करते अप टू सम एक्सटेंट बढ़ता गया। उसके बाद ये जाकर के स्थायी हो गया। तो स्टार्टिंग में तो इसको हाइपर बोला या अति परवलय कहा गया, लेकिन जब ये स्थिरता आ गई ना तो ये कहा गया अति परवलय कैसा हो गया, आयताकार हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया या आयताकार हो गया। बच्चों देखो कभी भी अति परवलय जो है अंत नहीं होता उसका, वो अंतहीन है। आपने कोई बॉल फेंकी वो अंतहीन है, वो कभी इस तरह नहीं जाएगी, वो हमेशा सीधी जाएगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको आयताकार अति परवलय कहा क्यों है। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनो। आप जब भी किसी से पूछोगे, मैथ्स के स्टूडेंट से पूछोगे, फिजिक्स में देखोगे बेटा अति परवलय अंतहीन होता है, उसका कभी इस तरह से जो है कांस्टेंट नहीं आता, वो अति परवलय सीधा ऊपर जा रहा है, अपनी बॉल फेंकी ऊपर जा रहा है। लेकिन इसको मैं आयताकार क्यों कहा? क्योंकि ये जाति प्रचुरता को बता रहा है और जाति प्रचुरता का मतलब होता है बच्चों कि जाति प्रचुरता बढ़ रही है लेकिन बाद में कांस्टेंट हो गई, इसलिए इसी अति परवलय को आयताकार कह दिया गया। बात समझ आ गई? चलो देखो यहाँ क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, जाति प्रचुरता बढ़ती जा रही है। तो बच्चों जब जाति प्रचुरता बढ़ रही है एक समय आया कि ये क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, तो इसको कहा गया आयताकार अति परवलय। अति परवलय था लेकिन ये आयताकार हो रहा है, तो आयताकार अति परवलय कह दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाति और क्षेत्र में संबंध, जाति प्रचुरता क्षेत्र में क्या संबंध है, कैसा जो है यहाँ पे वक्र बनेगा, तो आपको कहना है आयताकार अति परवलय। ठीक, संबंध क्या है? क्षेत्र बढ़ाओगे यानी यूं कह दोगे जाति प्रचुरता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। आपने क्षेत्रफल को यहाँ कहीं मैंने लिख भी रखा होगा, आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया और जाति प्रचुरता बढ़ती चली गई। ये बात समझ में आई? तो क्षेत्रफल बढ़ाते जाति प्रचुरता बढ़ जाती है। अब ये संबंध इस तरह से कैसे निकाला गया इसको सुन लो बच्चों। यहाँ पे आप देखो, जैसे मान लो कि हम लोगों ने जाति प्रचुरता और क्षेत्रफल के बीच में एक ग्राफ बनाया। ठीक है बेटा, ये आपके बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन आया और नीट में तो आता ही आता है, इसको ध्यान से सुन लो। ये जो है आपसे ये पूछा गया, यहाँ आप चाहो तो नीट डाल सकते हो, ये वाला समीकरण ये भी आया हुआ है। ठीक, सब में नीट डाल लीजिए। इसमें ये बताया गया जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाया वैसे वैसे जाति प्रचुरता बढ़ती गई, बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा वृहद क्षेत्रफल लिया गया तो समय क्या हो गया, जाति प्रचुरता स्थिर हो गई। इसे हम लोगों ने कहा कि अति परवलय जो है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आयताकार। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे आप देखोगे वाई एक्सिस पे है सी अंतःखंड, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जहां कट हो रहा है उसको सी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं और ये अंतःखंड है। कहां पे इसको कट कर रहा है, अंतःखंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा है, s = c a⁴ z। तो सी क्या, एस क्या है बेटा, एस मैंने बताया ना ये जाति प्रचुरता है। दूसरा मैंने कहा ए क्या है बच्चों, ए एरिया या क्षेत्रफल है। ये सी क्या है, सी अंतःखंड है जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, अब बचा ये जेड क्या है बेटा, जेड है रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी आप बोलोगे इस रेखा की ढलान, कितनी ढलान है इस रेखा की, अगर हम लॉग टेबल पे इसको लेते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है y = mx + c पढ़ा है ना, तो y = mx + c वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे है, बस एरिया और जाति कह दी गई है। क्लियर है? तो यहाँ आपको बेटा ध्यान रखना है कि जाति प्रचुरता जो है वो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जाति प्रचुरता एरिया के समानुपाती होता है। क्लियर है? तो एरिया जितना बड़ा जाति प्रचुरता बड़ी, लेकिन एक सम एक्सटेंट तक है। फॉर्मूला में लगाया s = c a⁴z। क्लियर? चलिए इधर देखते हैं हम लोग बच्चों। तो बच्चों हम लोग यहाँ से अगर देखें तो ये जो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है s = c a⁴z, सबको समझ आ गया? z रिलेशन कोफिशिएंट है, मतलब इसकी कितनी ढलान है। ढलान ज्यादा होने का मतलब जाति प्रचुरता का अधिक होना है। ध्यान से सुनो, ढलान ज्यादा होने का मतलब ढलान ज्यादा कब होगी, ऐसे में करूं ढलान ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं। ऐसे में करूं ढलान ज्यादा होगी मतलब जाति प्रचुरता की अधिकता या बढ़ना, ये ढलान ज्यादा बताता है। ठीक, तो यहाँ पे रेखा की ढलान कितनी है ये बताता है z, a बताएगा एरिया, s बताएगा जाति प्रचुरता या स्पीशीज रिचनेस, और यहाँ पे c जो बताता है वो y एक्सिस पर अंतःखंड है जो इसको काट रहा है। ठीक, तो s = c a⁴z हो जाएगा। अब इसी को बच्चों हम लोग लॉग टेबल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बच्चों, लॉग टेबल में कन्वर्ट करने पे आप लिखोगे log s + log c + z log a, इस तरह से आपको लिखना होगा। log s भाई लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे ही तो लिखा जाता है ना, log s = log c + z log a, जो स्क्वायर होता है उसको पहले लिख देते हैं log से, z log a। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लॉग टेबल पे लिख सकते हैं बच्चों। ये इक्वेशन और ये जो है आपसे पूछा गया है नीट में, इसमें नीट डालो फटाफट, यहाँ डालिए नीट, यहाँ पे भी डालिए नीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको हिंदी में हम लोग समाश्रयण गुणांक भी कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट को। चलिए अब यहाँ पे सवाल उठता है बच्चों, z का मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू होनी चाहिए, ढलान जो है रेखा की वो कितनी होनी चाहिए। तो z की जो वैल्यू बच्चों नॉर्मली आती है वो 0.1 से 0.2 होगी। ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा वृहद क्षेत्र ले लिया जाए, मान लीजिए कि बहुत बड़ा महाद्वीप ले लिया जाए, उस समय z की वैल्यू बच्चों क्या होगी, उस समय z की वैल्यू 0.6 से 1.2 होगी। ठीक है, और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में इस चीज को देखा गया कि भाई फल खाने वाले पक्षी और स्तनधारी, इनको देखा गया तो उस समय बच्चों z का जो मान गया था वो 1.15 था। मतलब एक्जैक्टली मैंने लिख भी रखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाश्रय गुणांक जो है, समाश्रयण गुणांक नॉर्मली तो 0.1 से 0.2 होता है,
लेकिन अगर बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाए, महाद्वीप हो जाए, उसको देखोगे तो 0.6 से 1.2 होगा। और एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिसकी उत्पादकता संसार में सबसे ज्यादा है, तो जब वहां पे देखा गया तो वहां देखने के बाद इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू मिली वो 1.15 है। ये सारा ही आपको बेटा डेटा याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई बच्चों? इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है रेखा की अत्यधिक ढलान ये क्या प्रदर्शित करती है, तो अत्यधिक जाति प्रचुरता को प्रदर्शित करती है। मैंने कहा था ना रेखा की ढलान कब ज्यादा होगी, जब रेखा को थोड़ा सीधा कर दो और ऊपर कर दो तब ढलान ज्यादा होगी ना, उस स्थिति में जाति प्रचुरता बहुत ज्यादा है। बात समझ आई? तो ये आपको बताना है। चलिए अब इसमें आपको बताना है बच्चों, किसी भी समुदाय का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है। क्यों हम जाति प्रचुरता की बात कर रहे हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा जाति प्रचुरता होगी कोई भी इकोसिस्टम या पारितंत्र उतना ही स्थायी होगा। जितना ज्यादा जाति प्रचुरता है उतना ही ज्यादा पारितंत्र स्थायी होगा, क्योंकि हर एक जाति अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण रखती है और एक अपना विशिष्ट एग्जिस्टेंस रखती है। अगर ऐसा ना हो तो आप सोचो कि प्रत्येक जीव को अगर भोजन की प्राप्ति करनी हो तो पता चला कि उसको बहुत सारे जो है एक ही जीव खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इन पे निर्भर जीव खत्म हो गए, यानी ऑल्टरनेट फूड को अवेलेबल कराने के लिए ऐसा होता है, यानी एक से ज्यादा फूड को अवेलेबल कराने के लिए जाति प्रचुरता का अधिक होना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखा है, आपको क्वेश्चन भी लिख दिए हैं यहाँ पर। जाति प्रचुरता, हाँ देखिए लिखा हुआ है, जाति प्रचुरता समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल बड़ा और जाति प्रचुरता बढ़ती हुई जाएगी और अंत में अगर आप देखोगे तो निश्चित सीमा तक ही बच्चों ऐसा होता है, एक निश्चित सीमा तक ही ऐसा होगा। तभी तो मैंने कहा था ज्योति परवलय आयताकार हो चुका है। इज दैट क्लियर? चलो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अति परवलय आयताकार हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ देखो z की वैल्यू 0.1.2 है, ओके सारी वैल्यूज मैंने रखी है और यहाँ पर जो है लास्ट में मैंने देखा है कि एक समुदाय का स्थापित समुदाय हो पारितंत्र उसका स्थायित्व तभी होगा जब जाति प्रचुरता बहुत ज्यादा हो, और ये चीज मैंने यहाँ लिख रखी है। चलिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब आता है स्थायी समुदाय के लक्षण क्या है, कैसे हम ये बोलते हैं कि ये जाति समुदाय जो है या जो समुदाय है वो स्थायी है। तो समुदाय स्थायी होने का मतलब होता है बच्चों उसकी उत्पादकता अपरिवर्तित हो, साल दर साल जब भी देखोगे उत्पादकता अपरिवर्तित होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा, कोई भी इस तरह का अगर ओकेजनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ओकेजनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपदाएं, अगर मानव द्वारा निर्मित आपदाएं आ रही हैं या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो भी उसके लिए प्रतिरोधी हो। ठीक, प्रतिरोधी होने का मतलब प्रतिकार करे, इस पे कोई फर्क ही ना पड़े या फिर लचीला हो। इसका मतलब क्या है? पहला स्टेटमेंट तो मैंने लिख लिया कि भाई ठीक है कि अगर कोई समुदाय स्थायी है तो इसका लक्षण क्या होगा? उत्पादकता अपरिवर्तित होगी। ये तो सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है, इसको ध्यान से सुन लो बच्चों। अगर हम लोग कहते हैं स्थायी समुदाय है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आपदाएं आ जाए उसके लिए प्रतिरोधी, मतलब उन आपदाओं का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ता भी है तो ये लचीला है, ये फिर से रिकवर कर लेगा उसको। मान लीजिए वनस्पति नष्ट होगी फिर से विकसित हो जाएगी, तो इसको कहते हैं लचीलापन। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी जो आती है बच्चों उसमें बताना है कि वह जातियों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी है। मतलब कोई बाई जाति आपने यहाँ लाके रख दी तो वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगी, ज्यादा प्रभावी नहीं होगी, प्रभावी तो यहाँ की अपनी ही जातियां होंगी। ठीक है, तो वह जाति का आक्रमण से भी ये प्रतिरोधी बनी रहेगी। बच्चों ये पॉइंट वाइज प्लीज याद कर लो क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपसे नीट में पूछा जा सकता है और ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। क्लियर? चलिए अब इसी से संबंधित बच्चों डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्षेत्रफल लेकर के एरिया लेकर के उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि अगर जाति प्रचुरता बहुत अधिक है तो वो जैवभार में वृद्धि करती है। ठीक है, सही सी बात है, जाति प्रचुरता ज्यादा होगी तो जैवभार में तो वृद्धि होनी बच्चों। ठीक है, दूसरी जो है जैवभार में कमी नहीं आएगी, वो बढ़ेगी ही, नगण्य रहेगी। और इसके अलावा जाति प्रचुरता में वृद्धि उत्पादकता में भी वृद्धि है। ठीक है, बिल्कुल सही है, जाति प्रचुरता अधिक होगी तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी और इसके साथ साथ जो है जैवभार में कमी होगी बल्कि जैवभार बढ़ेगा ही। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है एक रिवेट पॉपर परिकल्पना आई थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस आई थी, परिकल्पना आई थी जिसको यहाँ पे पॉल एरलिख ने दिया था। ये साइंटिस्ट का इकोलॉजिस्ट का नाम याद रखिएगा आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक, इसको मैं समझाती हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर बच्चों? पहले से ये नोट करने का मतलब है आपके पास कंप्लीट नोट्स आ जाए, आपको कंप्लीट पॉइंट्स पता चल जाए आपको कितना पढ़ना है, और मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे डेविड टिलमैन ने एक क्षेत्रीय प्रयोग किया था, उन्होंने प्रयोग किया था और प्रयोग करके ये तो सिद्ध कर दिया कि अगर जाति प्रचुरता अधिक है तो उत्पादकता अधिक होगी, और जाति प्रचुरता के अधिक होने से आपको ये भी बताना है कि जैवभार भी अधिक होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो रिवेट पॉपर परिकल्पना ये किससे संबंधित है बच्चों? पहली बात तो रिवेट पॉपर परिकल्पना इसको दिया था पॉल एरलिख ने, ये नाम याद रखना है आपको। अब आपको ये जानना है इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, इसको सुनो। हम लोग कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई पारितंत्र है उसमें बहुत जाति विविधता है, ठीक है, जाति प्रचुरता के बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि जाति प्रचुरता अधिक होने से पारितंत्र ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन जाति प्रचुरता बच्चों अगर कम होने लगे तो पारितंत्र अस्थायी होने लगता है। क्यों? ये बताया था रिवेट पॉपर परिकल्पना के थ्रू जो है यहाँ पॉल एरलिख ने। उन्होंने ये बताया कि मान लो आप लोग मैम क्या चींटी को हम हटा लें, चींटियों की जाति तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। वो चींटियां जो हैं वो किसका परागण कर रही हैं उनको प्रभाव पड़ेगा, चींटियों को खाने वाले जो इनके परभक्षी हैं उनको प्रभाव पड़ेगा, और ये चींटियां जो अपघटन कर रही हैं और इससे जो पोषक तत्वों का चक्रण चल रहा है वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉल एरलिख ने यही बताया था कि देखो जाति विविधता या जाति प्रचुरता अधिक होगी तो ज्यादा स्थायी पारितंत्र होगा, लेकिन जाति प्रचुरता कम होने पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर पारितंत्र भी प्रभावित होगा। ये निर्भर करता है कितना प्रभावित होगा, कौन सी जाति यहाँ से विलुप्त हो रही है। ठीक है, ये निर्भर करता है कौन सी जाति का विलोपन हो रहा है, वो जाति कितना मुख्य भूमिका निभा रही है उस पारितंत्र में, इस पर निर्भर करता है। तो कोई जाति किस जाति के यहाँ से विलोपन से पारितंत्र कितना प्रभावित होगा, ये निर्भर करता है कि वो जाति कितनी अहम भूमिका निभाती है इस पारितंत्र में। जैसे मैं बात करती हूँ, इन्होंने एक जो है वायुयान का उदाहरण लिया कि मान लो वायुयान है, इसको हम मान लेते हैं बच्चों समुदाय। ठीक, उसको हम समुदाय मान लेते हैं, कोई पारितंत्र मैंने लिख रखा होगा यहाँ पर, ये तो एक वायुयान है उसको पारितंत्र माना गया, और इसमें प्रेजेंट जो रिवेट है, रिवेट मतलब कीलें, ठीक है, कीलें या कीलक कह देते हैं, वो यहाँ जाति मान लो है। मान लो जहाज है, जहाज के विभिन्न भाग जो है आपस में कीलों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कीलों या कीलक है या जिसको आप रिवेट कहते हैं, तीनों सेम है। ठीक है, और कीलों से जुड़ा हुआ है। अब मान लो एक एक करके कुछ कीलें निकाली गई तो उस जहाज में कितना फर्क पड़ा? भाई सीट की कील निकालोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीट की कील निकाल दीजिए, वहां प्रेजेंट टेबल है या अदर जो चीजें अंदर है उसकी कीलें निकाल तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन बच्चों अगर जहाज के पंखे जुड़े हैं, अगर आपने उसकी कीलें निकाल दी तो जहाज बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाएगा। बात समझ आई? मतलब जहाज के लिए कौन सी कील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये देखा जाता है। तो ऐसे ही है कि कौन सी जाति कितनी अहम भूमिका निभा रही है उस पर निर्भर करता है कि उस जाति को हटाओगे तो पारितंत्र प्रभावित होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों वायुयान की जो तुलना है वो पारितंत्र से किया गया कि वायुयान पूरा पारितंत्र है और उसमें हटाई गई कीलें उसकी जातियां हैं। अब मान लो सीट से कील निकाली गई, टेबल से कील निकाली गई, तो खिड़कियों से कील निकाली गई तो इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये जातियां हैं मान लो इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब अगर आप मान लो कि आपने जैसे पंखे की कील निकाली, अब पंखे की कील निकालने से जो ये क्या नाम है जहाज बहुत खतरनाक स्थिति में आ चुका है, वैसे ही अगर मान लीजिए बहुत आवश्यक जाति को आपने हटा लिया तो वो पारितंत्र खतरे में आ जाएगा, उसका स्थायित्व नष्ट हो जाएगा। बस इन्होंने यही बताने की कोशिश करी है पॉल एरलिख, रिवेट पॉपर परिकल्पना। क्लियर है? जैसे मान लो किसी जंगल में आप बताओ मुझे शेर को, अगर सारे शेरों को और चीतों को हटा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? पारितंत्र बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि इनकी खाने की क्षमता भी ज्यादा है। ये क्या करेंगे, बड़े बड़े जानवरों को खाते हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवर को खाएंगे, वो छोटे जानवर और छोटे जानवर को, और वो छोटे जानवर पेड़ों को। अब मान लो आपने शेर चीते को हटा दिया तो हिरण की है जाति कितनी तेजी से बढ़ जाएगी बच्चों पॉपुलेशन उसकी। आप सोचो भेड़िया है
है ना, लोमड़ी है, या इस तरह के मध्यम जो आकार के जानवर हैं जिनको शेर चीते खाते हैं, उन सबकी पॉपुलेशन बड़ी भयानक रूप से बढ़ जाएगी। अब जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो सभी एक ही प्रकार का खाना खा रहे हैं, उन पे टूटेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कैसे पेट भरेगा? नहीं भर सकता है बच्चों, पूरा का पूरा पारितंत्र प्रभावित हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, ए सबसे टॉप पे आपने रखा नंबर 1 पे मान लो शेर और चीता, आपने इनको हटाया तो हिरन हो गए या लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, है ना, ये सब है, या पिग है, इन सबको आपने नंबर 2 पे रखा। ये सब जो है बहुत तेजी से बढ़ गए जब आपने पहले नंबर वाले को हटा दिया। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाने से क्या होगा, जो तीसरे नंबर पर जंतु हैं छोटे छोटे, इनको ये खूब खाने लग जाएंगे और उनकी संख्या खूब बढ़ जाएगी, इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो तुम बताओ कैसे जीवित रहेंगे? अब जब इनकी संख्या कम हो गई तो ये जिनको खा रहे थे वो तेजी से बढ़ गए, वो तेजी से बढ़ गए, मैं तो कह रही हूं बच्चों पादप जाते हैं तेजी से बढ़ गए, तो पुष्पों के लिए उनमें भी जो है पॉपुलेशन शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा बच्चों पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने बोलचाल की भाषा में इनको समझो। आपको देखो कितना मजा आएगा, इकोलॉजी कितना मजेदार है। तो यही चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जब मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी पारितंत्र से किसी जीवों को या जीवों की समष्टि को हटा लेने पर पारितंत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। कितना अस्थायी होगा तो आपको बताना है, निर्भर करता है कौन सी जाति का विलोपन हुआ है और वो कितनी आवश्यक थी उस पारितंत्र के लिए। इज दैट क्लियर? बस ऐसे ही आपको समझाना है। चलिए ठीक है बच्चों, बात है अगर जैव विविधता की क्षति है तो कुछ इसके बारे में पढ़ने पे कि जैव विविधता की क्षति हुई है। बच्चों जैव विविधता की क्षति अगर हम देखें IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने स्टार्टिंग में फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आया हुआ है फुल फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि IUCN रेड लिस्ट के अनुसार 2004 में 784 जातियां विलुप्त पाई गई। उन 784 जातियों में क्या था, यही मतलब 784 जातियां विलुप्त पाई गई, तो उनमें क्या क्या देखा गया? उनमें वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकियों को देखा गया, इन वर्टिब्रेट्स अकशेरुकी गायब थे, इसके अलावा कुछ प्लांट्स थे जो वहां से विलुप्त हो चुके थे। उसके भी कुछ उदाहरण बच्चों दिए गए हैं ये, जैसे मान लीजिए कि मॉरिशस है, तो मॉरिशस की डोडो पक्षी होता है, मॉरिशस का डोडो पक्षी वो विलुप्त पाया गया, बिल्कुल बतख की तरह दिखता है बेटा। अभी मैं इसकी फोटोज आपको दिखाती हूं, आप इसको देखिएगा। तो मॉरिशस का जो डोडो है पक्षी वो विलुप्त हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे रशिया, तो रशिया यानी रशिया क्या कहते हैं, रूस का जो है स्टीलर सी काऊ वो विलुप्त पाया गया। स्टीलर सी काऊ तो है सी मतलब समुद्र, तो समुद्र में गाय तो होगी नहीं बेटा, वो मछली का प्रकार है ना, थोड़ी बड़ी मछली होती है, उसको स्टीलर सी काऊ कहते हैं। अफ्रीका का क्वेगा वो विलुप्त पाया गया। अब अफ्रीका का जो क्वेगा है, ये अफ्रीका का क्वेगा क्या होता है जानते हो? इसकी बॉडी ऐसी है बेटा कि ऊपर से चेहरा और गर्दन तक का पूरा भाग ये ज़ेब्रा की तरह दिखाई देता है, ऐसी धारियां बनी होती हैं, और पीछे का बाकी का पूरा भाग जो है घोड़े की तरह है। तो ये यहाँ पर जो है वो क्या है, क्वेगा, और ये कहां से विलुप्त पाया गया? अफ्रीका से। ये भी याद रखना, अफ्रीका का क्वेगा है, अफ्रीका का क्या है, क्वेगा है। मॉरिशस की क्या है, डोडो पक्षी है, ठीक है। और रशिया की क्या है, रशिया की स्टीलर सी काऊ है, रूस कहते हैं, ठीक है। और एक बच्चा है बच्चों थाइलासिन, ऑस्ट्रेलिया का थाइलासिन, ये भी विलुप्त पाया गया। थाइलासिन को भी बच्चों आप देखेंगे तो थाइलासिन भी जो है भेड़िए की तरह नजर आता है, लेकिन इसकी बॉडी पे चीते जैसी धारियां होंगी, ऐसा है। तो ये सब विलुप्त पाए गए, जिनको देखा गया ऑलरेडी विलुप्त हो गए थे, ठीक है। इसी तरह से आपको टाइगर की 3 जातियां जो हैं सब जातियां विलुप्त पाई गई, बाली, जावन और कैस्पियन। ये नाम बच्चों याद रखना है, फिर से सुनो, आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे अफ्रीका का क्वेगा, अफ्रीका का क्वेगा, ठीक है। मॉरिशस का डोडो पक्षी, क्लियर। फिर इसके बाद आपको बताना है रशिया, रूस का क्या है, स्टीलर सी काऊ है, और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, थाइलासिन है। ये विलुप्त हो गए थे। चीते की 3 सब जातियां जो है उपजातियां क्या थी, बाली, जावन, कैस्पियन। ये आपको नाम याद रखना है, ऑलरेडी ये सब क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। बच्चों इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ फोटो शो करना चाह रही हूँ, तो आप इसमें देखिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डोडो पक्षी की बात करूँ, तो ये जो है डोडो पक्षी आपने देखा है, डोडो पक्षी कहाँ का है, मॉरिशस का। कहाँ गया भाई? इधर लिखा हुआ है कहीं पर मॉरिशस की डोडो। तो मॉरिशस का डोडो पक्षी आप लोग बच्चों देख सकते हो, ये मॉरिशस का डोडो पक्षी है, क्लियर है, बिल्कुल बतख की तरह दिखाई देता है। चलिए दूसरा मैं यहाँ शो करती हूँ, थाइलासिन स्टीलर सी काऊ। बच्चों आप देख सकते हो ये स्टीलर सी काऊ है, ठीक है। ये मछली है बड़ी सी समुद्री मछली, इसको कहते हैं स्टीलर सी काऊ। और इसके अलावा जो है एक आप देख सकते हो यहाँ पे थाइलासिन को, ये रहा क्वेगा, मैं पहले शो करती हूँ बच्चों, ये क्वेगा है। चलिए आप इसको देखिए, ये क्वेगा है, क्वेगा आप देख सकते हैं। सामने वाली जो बॉडी है अपर साइड में बच्चों, ये जो है जिराफ की तरह, बाकी का पोर्शन इसका घोड़े की तरह है, ठीक है। ये है क्वेगा। और एक आता है थाइलासिन। थाइलासिन का पिक्चर तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जो अभी इसके थोड़े से जो क्या कहते हैं कुछ पुराने पिक्चर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह विजिबल है। आप देख सकते हैं बच्चों इसकी बॉडी पे जो है बिल्कुल चीते जैसे जो है धारियां हैं, और इसके अलावा जो है इसका बाकी का जो पोर्शन आगे का है, मुंह वाला पोर्शन, ये एकदम बोल भेड़ी की तरह नजर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। मेरे ख्याल में अगर ये सारी चीजें आप देख लें, विजुअलाइज कर लें, तो आपको याद रह जाएगा। आपको याद भी यही करना है, क्योंकि कई बार आपको मैसेज फॉर्म में भी आ सकता है बच्चों। इस फॉर्म में क्वेगा कहाँ का है बताओ? अफ्रीका, ठीक है। स्टीलर सी काऊ कहाँ की है? रूस की है। आपसे पूछा जाए थाइलासिन, थाइलासिन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा जो है आपको डोडो पक्षी, मॉरिशस। ये नाम याद रखना है बेटा। टाइगर की कौन सी 3 जो है उपजातियां विलुप्त पाई गई, तो आपको बताना है बाली, जावन एंड कैस्पियन, याद रखना है ये बच्चों। इस तरह से अगर मैं देख रही जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, किस डेटा के अनुसार है? 2004 में इसको देखा गया था IUCN डेटा के अनुसार, ठीक है। चलो तो अब इसमें बच्चों देखते हैं यहाँ पर संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज या संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं। जो जातियां बहुत तेजी से विलोपन की कगार पर हैं, जिनके विलोपन का खतरा है, उनको हम कह देते हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है या संकटग्रस्त जातियां हैं, ठीक है। और एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है, डेफिनेशन भी बताई हुई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, यानी अति संकटग्रस्त जाति, यानी ये जो है इसका विलोपन की बहुत अधिक जो है खतरे हैं, इसके विलोपन के बहुत अधिक खतरे हैं, मतलब इसकी तो भी कुछ जातियां बची, दोनों में अंतर कैसे सुन लो। इसका होता है हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या विलोपन का उच्च खतरा, और यहाँ पर है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी यहाँ पे विलोपन की बहुत अधिक खतरा है, मतलब इनकी तो अभी कुछ सफिशिएंट पॉपुलेशन है, विलोपन ये भी हो रही है, लेकिन इनका अभी कुछ जातियां अभी भी हैं, लेकिन इनकी क्या है, इनकी इतनी तेजी से विलुप्त हो रही है, बहुत कम बची हैं और भविष्य में कभी भी खत्म हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या अति संकटग्रस्त जातियां कह दो, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कह दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया। मेरे ख्याल में बच्चों आप इसको समझ रहे हैं, और ये परिभाषा आई हुई है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की, यहाँ नहीं डाल दीजिए आप, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चलो अब बच्चों आता है जैव विविधता की हानि के परिणाम क्या है। अभी हम लोग इतनी बार जैव विविधता पढ़ रहे हैं, जैव विविधता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, है ना। जितने भी क्या कहते हैं 22 स्पीशीज आक्रमण के लिए प्रतिरोधी हो जाएगा, जो भी जो है यहाँ पर ओकेजनल डिस्टर्बेंस है या जो क्या कहते हैं आपदाएं हैं, इनके लिए प्रतिरोधी और लचीला बनेगा। अब अगर मैं ये कह रही हूं जैव विविधता की हानि के परिणाम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यार, उत्पादकता उसकी कम हो गई, प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी पारितंत्रिक प्रक्रियाएं जो प्रभावित होंगी। कौन कौन सी प्रभावित होंगी, तो कुछ उदाहरण दे दिए गए। जैसे उत्पादकता प्रभावित हो गई है, जब प्रभावित होगा, इसके साथ साथ जो है पीड़क है और जो रोग चक्र है, ये सब प्रभावित हो जाएगा, जल अवशोषण की क्षमता जो है वो सब प्रभावित हो जाएगी। ये जो है पारितंत्र की या जैव विविधता की हानि के परिणाम है।
पारितंत्र का एक छोटा सा भाग, जैव विविधता तो पूरे हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, वैश्विक स्तर पे देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप इसको ये आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की हानि या जो जैव विविधता की हानि हो रही है, इसके कारण क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। जल्दी से पहले इसको चेक करो बच्चों। अब इस लास्ट चैप्टर में जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट सब टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीजें और ज्यादा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसे समझते चलना है और किस तरह हम लोग को याद करना है उसको पॉइंट वाइज कर लीजिएगा, जिसको मैंने यहाँ करने की कोशिश की है, ताकि आप सभी बच्चे इसको बहुत आसानी से याद कर सकें। तो बच्चों मेरी ये कोशिश रही कि मैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में कर दूं, ताकि पॉइंट वाइज आपको ये पता रह जाए कि अगर ये हेडिंग आती है तो इसमें कितने पॉइंट्स हम लोग को कवर करने होते हैं। ठीक है, और आप इजीली एग्जाम में ऑप्शंस में जो है इसको देख सकते हो। चलो बच्चों, तो इसमें देखती हूं मैं सबसे पहले जो है जैव विविधता की क्षति के 4 कारण क्या है। देखो, जैव विविधता की क्षति के 4 कारण, इनको हम लोगों ने एविल क्वाड्रेट भी बोला था इंग्लिश में, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है 4 बुराइयां। क्या है, क्यों जैव विविधता की क्षति हो रही है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्षति और विखंडन, जिसे हम कहते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले आवासीय क्षति और विखंडन जो है एक कारण ये होगा। दूसरा अतिदोहन, मैं इसको डिटेल करूंगी। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा में लिखना है सह विलुप्तता। तो सबसे पहले बच्चों, जहां पे जैव विविधता की हानि हो रही है, जैव विविधता की हानि के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जो है वो आवासों की क्षति और विखंडन है। जितनी भी आवासों की क्षति हो रही है, विखंडन हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आवासों की क्षति या विखंडन क्यों हो रहा है, क्यों मैंने इसमें विखंडन वर्ड लिखा है कि आवासों की क्षति की बात कर रही हूं मैं। तो सबसे पहले सुनो, देखो क्या होता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर जंगलों को काट रहा है। आपको पता है, इस तरह से जंगल कुछ भाग थोड़ा सा इधर कर दिया, कुछ थोड़ा सा इधर कर दिया, कुछ थोड़ा सा उधर कर दिया। तो बच्चों इस तरह से जो वो छोटे छोटे पार्ट में करते जा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे खंड बनाते जा रहा है, ये विखंडित होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो जीव जिसको बहुत बड़ी टेरिटरी की जरूरत है वो तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। मैं लाइन टाइगर की बात करती हूं, सिंपल सी, मैंने तो यहाँ एग्जांपल लिख रखा है। ठीक है, कि कुछ पक्षी होते हैं और इसके अलावा कुछ स्तनधारी होते हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, प्रवासन जो संपन्न करती हैं, ये सब हो सकती हैं। मैं शेर लाइन टाइगर की भी बात करूं तो कम से कम 240 किलोमीटर की रेंज इनको चाहिए होती है। ये जब तक शिकार नहीं करते तो उसको खाने के रूप में लेंगे ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर छोटी कोई भी घना जंगल छोटे छोटे भागों में बढ़ जाए तो इन टुकड़ों में छोटे छोटे पैसेज बन जाते हैं ना, इसमें जो बहुत बड़े आवास वाले जीव है, जो बहुत बड़े आवासों की जरूरत पड़ती है, वो जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एक उदाहरण आपको दिया गया कि साउथ अमेरिका की जो फॉरेस्ट जो जंगल है, वहां पे देखिए तो सोयाबीन की खेती के लिए चारागाहों को स्थान प्रदान करने के लिए उन जंगलों को छोटे छोटे भागों में काट दिया गया। तो ये छोटे छोटे विखंडित हो गए ना बच्चों। अब जो बड़े आवास वाले जीव है वो तो यहाँ जीवित नहीं रह सकते, जिसका उदाहरण मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। यहाँ पर पक्षी हो सकते हैं और स्तनधारी कुछ हैं। इसके अलावा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपका होगी, प्रवासन संपन्न करने वाली पक्षी, जो मानो कि जैसे मैं साइबेरियन प्लेन्स की बात करूं, भाई ठंड पड़ी साइबेरिया में बहुत ज्यादा, तो वो भरतपुर घना नेशनल पार्क में आ गए, है ना, तो इसी कहते हैं प्रवासन। ठीक है, तो इनके लिए जो है ये चीजें अनुकूलित नहीं होती हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है बच्चों, वो है यहाँ पर पॉल्यूशन, प्रदूषण भी अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो पहले हेडिंग आ जाती है आवासीय क्षति और विखंडन। ठीक, और दूसरा जो कारण आपसे पूछा गया बच्चों, ये भी आ चुका है प्रदूषण। तो जल्दी से इसको टिक करो और नीट डाल दो इसमें, यहाँ पे टिक करिए, आया हुआ सेम टू सेम पॉइंट नीट डालिए। और दूसरा जो है बच्चों आपसे प्रदूषण पे भी पूछा गया है, प्रदूषण में भी नीट डाल दीजिए। ये भी आया हुआ है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की हानि का कारण या जैव विविधता की हानि का कारण जो है वो क्या है। तो जैव विविधता की सबसे बड़ी क्षति का जो कारण है यहाँ पर वो क्या है, आवासों की क्षति और विखंडन। और दूसरा आपसे पूछा गया प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर अतिदोहन। जब किसी चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो और ज्यादा जो है उसका अतिदोहन होने लग जाए, तो उससे भी जो है क्या हो जाता है, यहाँ पर जैव विविधता की हानि होगी। जैसे मान लो कि मछलियों का उपयोग किया जा रहा है खाने में, अब मछलियों का उपयोग फिर बिजनेस के लिए भी कर रहे हो, ज्यादा मछलियों को मार रहे हो। ये कहा जाता है कि जब आवश्यकता आपकी लालच में बदल जाए तो इस तरह की परिस्थितियां होती है, जिसे हम कहते हैं अतिदोहन। बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया गया और उसकी कमी होने लगी। इस पे भी बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया मछलियों पर कि किसके अतिदोहन से उसकी जो जनसंख्या में कमी आ रही है, तो आपको बताना था मछलियां। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बाकी जो अदर एग्जांपल आपको दिए गए हैं, स्टीलर सी काऊ या समुद्री गाय, जिसका भी मैंने कहा था बहुत बड़ी मछली होती है ना। और दूसरा एग्जांपल जो है बच्चों यहाँ पैसेंजर पिजन मतलब कबूतर, जो यहाँ पैसेंजर पिजन जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पर आते हैं उदाहरण में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी आप जल्दी से इसमें मछलियों का विलोपन है ना, तो इसको भी अंडरलाइन करके नीट डाल दीजिए यहाँ पर मछलियों का विलोपन। तो मछलियों का विलोपन ये भी है, यहाँ नीट डाल दीजिए। आपसे पूछा गया किसके अतिदोहन से उनकी जनसंख्या में कमी आ रही है, तो मछलियां गया है आंसर। चलो अगला देखते हैं बच्चों, विदेशी जातियों का आक्रमण। देखो होता क्या है बच्चों, जब विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, यानी बाहर से कोई विदेशी जातियां जब भारत में लाई जाए या किसी दूसरे क्षेत्र में लाई जाए, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ के पादप हैं, इनमें इनका जो है क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। इस प्रदेश के जो पादप हैं वो नष्ट होने लगेंगे, जो यहाँ के स्थानीय या प्रादेशिक पादप हैं वो सब नष्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि उनका फैलाव बहुत ज्यादा होगा। उनका प्राकृतिक परभक्षी तो यहाँ है नहीं, इस जो उनको खा जाए तो इतनी तेजी से गति करेंगे, जबकि यहाँ के जो पादप उनका प्राकृतिक परभक्षी भी है वो भी खत्म कर रहा है, ये भी फैलाव कर रहा है, तो क्या गाँव भी नष्ट हो जाएगा। तो इसमें कहा जाता है बच्चों कि विदेशी जातियों के आक्रमण से भी जो है यहाँ पर जैव विविधता की हानि हुई है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है, आप देखिए जैसे ये क्या नाम है, एक यहाँ पे लेक है, जैसे क्या कहते हैं, लेक है पूर्वी अफ्रीका की जो है विक्टोरिया लेक है झील। तो पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील थी, जब वहां नाइल नदी की मछलियों को डाला गया तो 200 से ज्यादा सिचिलिड मछलियां यहाँ से विलुप्त हो गई। ये पहला उदाहरण है कि बाह्य जातियों का या विदेशी जातियों के आक्रमण से जैव विविधता की हानि। कैसे बताएंगे आप, आपको बताना है उदाहरण देकर के, कि जैसे यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर जो है पूर्वी अफ्रीका के यहाँ जो झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील, जब इसमें नाइल नदी की मछली को डाला गया तो यहाँ की बच्चों जो सिचिलिड मछलियां थी ना, 200 से ज्यादा सिचिलिड मछलियों की जाति यहाँ से विलुप्त हो गई। ठीक, तो भाई जो है जाति का आक्रमण था, इसकी वजह से विलोपन हो गया। पहला आपको उदाहरण याद रखना है। चलो दूसरा आप इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जैसे पार्टीनियम जिसे गाजर घास कहते हैं, वो भी तो यहाँ पे खरपतवार की समस्या उत्पन्न कर रही है, तो ये हो गया। दूसरा बच्चों आइकोनिया या वाटर हाइसिंथ कहते हैं, या इसको हम जलकुंभी कहते हैं। जलकुंभी की पत्तियों की सुंदरता के कारण, पुष्प की सुंदरता के कारण इसको भारत में लाया गया और आज खरपतवार जैसी भीषण समस्या उत्पन्न कर चुका है। ठीक, और तीसरा बच्चों आता है लेंटाना। लेंटाना पहले जो है एक क्या कहते हैं, एक ऐसा पुष्प जिसे बहुत सारे रंगीन कलर के पुष्प निकलते हैं। ठीक, तो ये वाइल्ड है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वन्य प्रकार है। इन सब का जब भारत में आगमन हुआ तो इसके कारण ये बहुत सीवियर खरपतवार जैसी समस्या हो गई, क्योंकि इसका प्राकृतिक परभक्षी तो था ही नहीं, इससे जो है यहाँ पर उसके कारण भी जैव विविधता की हानि हुई। बच्चों ये तीनों नाम आपसे पूछा जा चुका है, पार्थिनियम, लेंटाना और तीसरा आइकोनिया या जलकुंभी कहते हैं। चलो तीसरा बच्चों आता है कि अफ्रीका में जो कैटफिश है, अफ्रीका की कैटफिश को जब भारतीय नदियों में डाला गया तो यहाँ की जो स्थानिक कैटफिश थी, अशल्कमीन जिसको कहते हैं, उसका विलोपन होना प्रारंभ हो गया। मतलब ये तीन उदाहरण है। सिचिलिड मछलियों का विलोपन है, ठीक है, विक्टोरिया लेक में। दूसरा आपको बताना था बाहर से पादप जो है, तो यहाँ के स्थानीय पादपों का विलोपन हो गया। और तीसरा बताना था यहाँ का जो इंडियन कैटफिश है उसका विलोपन हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पूर्वी अफ्रीका में जो यहाँ पर विक्टोरिया झील थी, उसमें जब नाइल नदी की मछली को डाला गया तो सिचिलिड मछलियों की जो यहाँ की सिचिलिड मछलियां थी उनकी 200 से ज्यादा जातियां विलुप्त हो गई। दूसरा उदाहरण था बच्चों लेंटाना है, पार्थिनियम है, और तीसरा इसमें जो आएगा वो एक होता है आइकोनिया या जलकुंभी। इनके भी आगमन से यहाँ के स्थानीय पादप जो है वो विलुप्त होने लगे। और तीसरा आपको बताना है कि अफ्रीकन कैटफिश है, जब उसको भारतीय नदियों में डाला गया तो भारतीय नदियों में डाले अफ्रीका की कैटफिश का नाम क्या है, क्लेरियस गैरीफाइनस। तो क्लेरियस गैरीफाइनस अमेरिकन कैटफिश थी,
कैटफिश कहते हैं इसको। और जब इसको भारतीय नदियों में डाला गया तो इंडियन कैटफिश जो है धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। इनको हिंदी में अशल्क मीन भी कहते हैं, ठीक है, इनका विलोपन हो गया। तो ये बता रहा है कि अगर बाह्य जातियों का जो है आक्रमण होगा तो जो है बाह्य जातियों के आक्रमण से यहाँ की स्थानीय जातियां विलुप्त होने लगती हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं इसको टिक करना है आपको। एक तो मैंने कहा पादप जातियों के तीनों के नाम पूछे गए हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। ये रहा इसमें आइकॉनिया, पार्थिनियम बिठाया हुआ है, एक तो पार्थिनियम हो गया और दूसरा हो गया आइकॉनिया, ठीक है, लंटाना वगैरह है। इसमें नीट डाल दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नीट, ठीक है, यूनिट में आया हुआ है। और तीसरा आपको कैटफिश का भी और इसका भी एग्जांपल याद रखना है, चिटलिन मछलियों का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब बच्चों लास्ट इसमें आता है सह विलुप्तता। पहले तो तुम्हें चारों पॉइंट याद रखने कि जैव विविधता के चार कारण क्या है, तो आवासों की क्षति और विखंडन, दूसरा अतिदोहन, और तीसरा बाह्य जातियों का आक्रमण, और चौथा बताना है आपको सह विलोपन। जो दो जातियां एक साथ रहती हो या एक पे निर्भर, एक जाति दूसरी जाति पे निर्भर करती हो, मान लो एक जाति दूसरी जाति इस जाति पे निर्भर करती है, अगर ये जाति विलुप्त हो गई तो इसका भी विलोपन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। या दो जातियां एक दूसरे को पारस्परिक लाभ पहुंचाते हुए एक साथ रह रही है, दूसरे बगैर जीवित नहीं रह सकती, तो जाहिर सी बात है बच्चों एक जाति विलुप्त हो गई दूसरी अपना विलुप्त हो जाएगी, तो कहते हैं सह विलोपन। जैसे जितनी भी यहाँ पे सहकारिता वाली है, सहकारिता में दोनों जीव एक साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं, और एक अगर जो है विलुप्त हो गई तो दूसरी अपने मृत हो जाएगी, ठीक। इसी तरह परजीवी बताना है, परिपोषी अगर मृत हो जाएगा तो परजीवी तो वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही उसका विलोपन हो जाएगा, तो इसे कहते हैं सह विलोपन। बच्चों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया मैंने यहाँ टिक कर दिया, इस पर्टिकुलर हेडिंग पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके बीच का उदाहरण कभी स्टेटमेंट बेस में दे दिया तो दे दिया। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रदूषण पे आया हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन बच्चों अतिदोहन पे मछलियों पे आया हुआ है। चौथा क्वेश्चन विदेशी जातियों में आपके प्लान से पूछा गया है, और स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन जो है बाकी इधर आपसे पूछ लिए जाते हैं चिटलिन मछलियों पे, और इसके अलावा सहकारिता पे कोई खास नहीं, लेकिन जनरल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। अगला मैं बात करती हूँ बच्चों यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण का महत्व क्या है, क्यों जैव विविधता को संरक्षित किया जाए। तो इसको हमने तीन स्तरों पे बांटा है, एक संकुचित संकीर्णता उपयोगी हो गए, दूसरे जो है व्यापक रूप से उपयोगी है, और तीसरी कंडीशन है नैतिकता। मतलब क्यों हम जैव विविधता को संरक्षित करें, हमें क्या लेना देना, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि देखो संकुचित संकीर्णता उपयोगी उन जीवों को संरक्षित किया गया है जिनका डायरेक्ट जो है उत्पाद हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जैसे पौधे हैं, इनसे हम भोजन है प्राप्त करते हैं, अनाज हो गया, तेल हो गया, फल हो गए, सब्जियां हो गई, डायरेक्ट है, रबर बनाना हो गया, गोंद बनाते हैं, डाई बनाते हैं, और इसके अलावा स्नेहक के रूप में इसका कार्य करते हैं, यानी लुब्रिकेंट। ऐसे बहुत सारी इमारती लकड़ियों के रूप में इनका उपयोग होता है, इन सबको संरक्षित किया जाता है, ठीक। इसको कहते हैं संकुचित संकीर्णता। जब आप थोड़ी सोच रहे हैं ये मिल गया पेड़ों से ये मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं व्यापक रूप से उपयोगी बताऊं, अच्छा एक चीज है संकुचित संकीर्णता में बच्चों, यहाँ पे औषधि भी आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी दुनिया में औषधियां यूज हो रही हैं 25% से ज्यादा औषधियां जो हैं वो बनाई गई हैं पेड़ों से प्राप्त की गई हैं, ठीक है, पौधों से प्राप्त की गई हैं। यानी यूं कहा जाए तो 25,000 से ज्यादा जातियां, 25,000 से ज्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो सीधे प्लांट से बन रही हैं, ठीक। और आपको यहाँ मैंने डेटा लिख दिया है जो इंसर्ट ने ऑलरेडी रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यापक रूप से जो उपयोगी है, उसमें बच्चों हम बहुत मतलब इनडायरेक्टली जो हमें से फायदा हो रहा है उसकी बात करते हैं। जैसे अगर इस दुनिया में जाति विविधता नहीं होती, पौधे भिन्न प्रकार के नहीं होते, तो ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। आप ऑक्सीजन का महत्व आज के टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोरोना में भी सांस लेने की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, और जिसकी इस समय कमी हो चुकी है, तो आप इमेजिन करो बच्चों ये ऑक्सीजन आपके लिए कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है। तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले पादपों को संरक्षित रखना तो हमारा काम है, इसको हमने व्यापक रूप से उपयोगी पौधों में रख दिया है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं बच्चों, जैसे सौंदर्यात्मक जो फायदे होते हैं, आपने पार्क बना लिया, डिफरेंट टाइप के गार्डन्स बना लिए, उसमें अट्रैक्टिव फ्लावर्स है, फ्लावर वाले प्लांट्स लगाए आपने, है ना, जो मनमोहक खुशबू आती है, या एक नेचुरल वातावरण आपने पूरी तरह से विकसित किया पक्षियों की चहचहाने की आवाज, और ये जो हमें अंदर से सुख देता है, क्या इतने पैसे खर्च करके भी हम इसको कहीं से ले सकते हैं, कभी नहीं होगा ऐसा। तो इसको हमने बच्चों व्यापक में रखा है, ठीक है। इसी तरह से परागकों को भी हमें संभालना है, जो परागक के छोटे छोटे कीट हैं, पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, जो भी हैं, इन सबको भी सुरक्षित रखने परागकों को हमारा जो है दायित्व है, क्योंकि उसको अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ये परागन नहीं करेंगे तो फलन नहीं होगा, तो पुष्प फल सब्जियां जो जिस रूप में प्राप्त कर रहे हैं सब हमें नहीं मिलेगा, तो इंडायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। चलिए तीसरा बेटा नैतिक है। नैतिक तत्व में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो भी जैव विविधता है, जो भी जैविक धरोहर है, इसको अगली पीढ़ी तक बनाए रखना, संचित रखना, सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व है। और उससे हम नहीं बोल सकते कि भैया हमें क्या लेना देना, ये पेड़ खत्म हो गया तो हो गया, नहीं, ये हमारा जो जैविक धरोहर है इसको बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि आगे की भी जो जनरेशन आए उसको ये जो है सुरक्षित दिखाई दे सके, उनके सामने तक ये उपलब्ध हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको तीन भागों में बांटा कि भाई ठीक है जैव विविधता का संरक्षण का महत्व क्या, क्यों संरक्षित करना है, कुछ चीजें डायरेक्ट प्राप्त हो रही, कुछ डायरेक्ट प्राप्त हो रही, कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि विविधता को बनाए रखे ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये जो है रह सके। चलिए अगला बच्चों में देखते हैं, एक वर्ड आता है जैव अन्वेषण या बायो प्रोस्पेक्टिंग। जैव अन्वेषण या बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जैव अन्वेषण या बायो प्रोस्पेक्टिंग में उन क्या कहते हैं जीवों का, उन जातियों का अन्वेषण किया जाता है, खोज की जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है जिनका आर्थिक महत्व ज्यादा हो। तो इनको विकसित कराना, इनकी खोज करना किसके उपयोग द्वारा संभव है, आनुवांशिकी, और दूसरा आपको बताना है आणविक, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे इसका उपयोग करके हमें इनका अन्वेषण, इनकी खोज करनी है जो हमारे लिए आर्थिक महत्व के उत्पाद जो है हमें देते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं जैव अन्वेषण। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आणविक और आनुवांशिक अध्ययनों के आधार पर आर्थिक महत्व के उत्पादों का अन्वेषण या खोज, इसी को हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग या जैव अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण मतलब रिसर्च होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आते हैं जैव विविधता के संरक्षण की विधि क्या है, कैसे जैव विविधता को बच्चों संरक्षित किया जाए। देखिए सबसे पहले जैव विविधता को संरक्षित करेंगे कैसे, यूं मान लो कुछ ऐसे जैव विविधता कुछ इस तरीके की है, कुछ जीवों की विविधता इस तरीके की है जिनको उनके प्राकृतिक वातावरण में ही संरक्षित रखना जरूरी है। बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और जंतु हैं ऐसे बड़े, तो उनको उनकी वास्तविक स्थान पर ही संरक्षित किया जा सकता है। अगर आप आर्टिफिशियल कहीं पार्क वगैरह बना के डाल दिए तो ये जीवित नहीं रह सकते, तो इनको उन्हीं के वातावरण में संरक्षित करना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। तो तीन तरीके से मैंने रखा, एक तो उसको सॉरी दो तरीके से, एक तो उसको अपने वास्तविक स्थान पर संरक्षित कर दो कि भाई एरिया में बहुत ज्यादा जाति विविधता नष्ट हो रही है, इन स्थान को संरक्षित कर दो, बिना परमिशन के कोई इसके अंदर जो है नहीं आ सकता है। और दूसरा है कि जिसका विलोपन बहुत तेजी से हो रहा है और उसको संरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया, अति आवश्यक हो गया, तो उसको किसी आर्टिफिशियल माध्यम में तैयार करके वहां संरक्षित कर दो, इसको कहते हैं भाई स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए तो अब बारी बारी से बात करते हैं बच्चों स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है। इसमें वो जीव संरक्षित, उन जीवों का संरक्षण आता है जिनको उनके वास्तविक स्थान पर ही संरक्षित कर दिया गया हो। अब इसमें उदाहरण बेटा पूछा जाता है कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, कौन सा भाई स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण होता है वो आपको बताना है क्या हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं भाई बायोस्फीयर रिजर्व को, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, राष्ट्रीय कहा गया जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और दूसरा आ गया वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरा आ गया नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ हॉटस्पॉट होते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ जाति विविधता, मैंने लक्षण भी लिखा है, एक ऐसा एरिया जहाँ जाति विविधता बहुत ज्यादा हो, स्थानिकता ज्यादा हो, लेकिन त्वरित आवासीय क्षति होती है, ये इनका लक्षण है, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या है भाई, हॉटस्पॉट है जहाँ पे बहुत भिन्न प्रकार के जीव जंतु सब रहते हो, पौधे सब, यानी ये जाति वहाँ की अपनी है, ये किसी और स्थान पे नहीं पाई जाएगी, इसको कहते हैं स्वस्थानिक, मतलब उसी स्थान की जाति है या उच्च स्थानिकता प्रदर्शित करती है।
इनमें जाति विविधता बहुत ज्यादा हो, इससे त्वरित जो है यहाँ पर आवासीय क्षति भी होती है, ये भी इसका लक्षण है बच्चों। तो टोटल कितने जो है हॉटस्पॉट प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है 25 आ चुका है, ठीक है। 25 जो है हॉटस्पॉट है। भारत में देखे जाए तो 3 हॉटस्पॉट है। कौन कौन से 3 हॉटस्पॉट है बच्चों? एक तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला है, दूसरा हिमालयन रीजन है और तीसरा है इंडो बर्मा। ये भी मैंने लिखा है, देखो कहां पे लिखा है भाई, यहाँ देखो, यहाँ को दिया गया कौन कौन से हॉटस्पॉट है। पहला मैंने लिखा है हॉटस्पॉट, ठीक, हॉटस्पॉट नहीं, कौन कौन से जो है इसमें एग्जांपल उदाहरण आएंगे, तो आपको लिखना है स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है हॉटस्पॉट, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, तीसरा वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथा जो यहाँ पाएगा बायोस्फीयर रिजर्व या इसको कहते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें से बच्चों ये छाटने को आया, कई बार आ चुका है, मैं इसमें बिल्कुल बोलूंगी कि आराम से टिक करो। आपसे यहाँ सीधे संरक्षण पे क्वेश्चन पूछा गया, कितने हैं? 25 है, जो कि अगर पृथ्वी पे देखा जाए तो 2% से भी कम है, लेकिन है स्टिल जहां प्रेजेंट हुआ है। तो अगर 25 हॉटस्पॉट है, उसकी जैव विविधता बहुत ज्यादा है, फिर भी इस विश्व में जितना प्रेजेंट है 2% से कम ही है, ये भी डेटा आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, 2% से कम है, ठीक है। चलो आपसे डायरेक्ट उदाहरण पूछा गया, कौन कौन सा है, ये हॉटस्पॉट पूछा गया है ना, 25 उधर से पूछा गया है। उसके बाद जो है कौन कौन से हो सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जीवमंडल, ये सब आपको बताना है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको जो है यहाँ नीट टिक करना है। आप नीट टिक कर लो, ये आपसे पूछा गया, यहाँ नीट डाल दीजिए। और बाकी इन सब का उदाहरण है कि कौन से जो है स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, कौन सा बही स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ये आपसे बच्चों कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला जाओ, भारत में कितने नेशनल पार्क है? 90, N4 नेशनल, N4 90 याद रखो, ठीक है। कितने जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपको याद रखना 448। हालांकि आप बाहर आगे इसके चैप्टर के लास्ट में सारांश पढ़ोगे, वहाँ 450 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो थोड़ा मोरल लेस याद रखना हो सकता है बच्चों, है ना। अब अगला जाओ, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितने हैं? 14। आज के टाइम में 3 हो चुके हैं, लेकिन जब तक का ये डेटा है तब तक आपको 14 ही याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, यहाँ पे कितनी चीजें मैंने बताई, एक मैंने बताया हॉटस्पॉट, मतलब स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या हो सकता है, आपको हॉटस्पॉट बताना है, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व बताना है, नेशनल पार्क बताना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना है, और सबसे लास्ट में आता है सैक्रेड ग्रूव या पवित्र उपवन। पवित्र उपवन इसकी सीधे सीधे उदाहरण याद कर लेना, जैसे मेघालय की खासी और जंजिया हिल्स हो गई पहाड़ियां, राजस्थान की अरावली पहाड़ी हो गई, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र, इसके पश्चिमी घाट पे आया हुआ है, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है? पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट को टिक करो और यहाँ डाल दो नीट, ये क्वेश्चन भी कई बार आया पश्चिमी घाट पे बच्चों, ठीक है, पश्चिमी घाट। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा, बस्तर, ये सब जो है पवित्र उपवन कहलाते हैं, यहाँ भी जैव विविधता की सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है? हॉटस्पॉट, ये ध्यान रखना। चलो अब वायु स्थानीय संरक्षण बच्चों क्या होता है? बच्चों वायु स्थानीय संरक्षण होता है कि मान लो कोई जैविक विविधता है बहुत तेजी से हासिल हो रही, खत्म हो रही पृथ्वी पर, कभी भी विलुप्त हो सकती है, तो इन सबको उठा करके किसी कृत्रिम आवास में जो है शिफ्ट कर दिया जाता है और उनको संरक्षित कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्स कंजर्वेशन या वायु स्थानीय संरक्षण। जैसे तुम लोग देखो जू है ना, जूलॉजिकल पार्क या जू कहते हो, वहां पर है, या नेशनल ये क्या नाम है, बोटेनिकल गार्डन है, जिसको आप वनस्पति उद्यान कहते हैं और एक को जंतु उद्यान कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो तो अपर साइड में है, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहोगे तो ये भाई स्थानीय संरक्षण, जहां आप लोग घूम के जानवर को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वन्य जीव सरकारी पार्क हो गया, और सफारी पार्क कहते हैं, सफारी पार्क। इसके अलावा बच्चों बीज बैंक हो सकता है, पॉलन बैंक हो सकता है, या युग्मकों का भी बैंक होता है, जहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से इनको संरक्षित किया जाता है। आपसे बीज बैंक पे भी क्वेश्चन आया कई बार, इसको टिक कर लो और यहाँ डाल दो नीट। तो बच्चों यहाँ बीज बैंक है, बीज बैंक में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वही स्थानीय संरक्षण का उदाहरण आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया है आपको। अब लास्ट में इस जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ सम्मेलन किए गए, जैसे पृथ्वी सम्मेलन है, या जो है आप कह सकते हो एक आता है पृथ्वी सम्मेलन और एक विश्व शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आ चुका है रियो डी जेनेरो द्वारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो में एक्चुअली पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और दूसरा आपको याद रखना है कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वहां पे विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, ये डेट्स याद रखिए 2002, और इसका भी याद रखिएगा 1992, 2002 वाला है बच्चों, 2002 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस जैव विविधता को संरक्षित करने से संबंधित जो सम्मेलन हुआ उसे कहा गया विश्व शिखर सम्मेलन 2002 अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, राइट। और एक था 1992 में जहां पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसको रियो डी जेनेरो नाम याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ, आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही बढ़िया से आपने इसको ग्रास्प किया होगा। थोड़ा याद रखना है, लेकिन वो कोई मनुष्य के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बात समझ आई? मनुष्य के साहस से कुछ भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। इसलिए आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि जो भी उदाहरण है यार रट डालो, कौन सी ऐसी चीजें जो हम मनुष्य में संभव नहीं है, ठीक। तो ऐसे भी कोई खास उदाहरण नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये इतनी नॉलेज हो जाएगी ना कि अगर आप आपस में बैठ के भी कभी बात करोगे और ऐसी बातें करोगे, इनके उदाहरण दे दोगे ना, लोग कहेंगे यार बंदा कितना जो नॉलेजेबल है, ठीक है। तो कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान बेटा इंटेलिजेंट नहीं होता है, केवल कोई भी मनुष्य सूचनाओं का संग्रह है, जिसने जितना पढ़ लिया उतना ज्यादा लोग उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छे से इकोलॉजी भी कंप्लीट कर पाओगे बच्चों, और डेफिनेटली इसके बाद आप क्वेश्चन करेगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि 100% क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। हाँ कभी कभी हो सकता है कि भाई दुधवा नेशनल पार्क का है, नेशनल पार्क का है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने लेवल पे रेडी करना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।